नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आज होगी हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक, तो वही सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। सुबह 11 बजे बैठक का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है और जहां सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आज होगी हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सिविल सचिवालय में। थोड़ी ही देर में हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है और सीएम मनोहर लाल कुछ ही देर में बैठक की जो है शुरुआत करेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बार बैठक में? जागृति, बिल्कुल कुछ ही देर में पीएम मनोहर लाल जो है वो कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और लगातार जो मंत्रियों का आना भी शुरू हो चुका है। और रही बात अहम जो है, सबसे अहम अगर हम बात करें तो इस समय जो प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, अग्निपथ केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किए गए, उसके कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो हरियाणा में भी देखने को मिल गया है। सबसे पहले जो अहम मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा मुख्यमंत्री भी पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले युवाओं को जो है इसके बारे में समझाना होगा और लगातार विधायकों की इस पर लगातार ड्यूटी भी लगाई जा सकती है कि अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इसके बारे में युवाओं को जो है वो जागृत करना हो। दूसरी बात, लगातार मनोहर लाल खट्टर ये भी कह रहे हैं कि अभी निकाय चुनाव में जो बहुत बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली और अभी कुछ ही समय के बाद जो चुनावों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो सरपंच के चुनाव होने, निकाय चुनाव के बाद सरपंची के चुनाव होने और उसके बाद सबसे अहम जो चुनाव है वो विधानसभा 2024 है और लोकसभा चुनाव है। तो उसे देखते हुए भी रणनीति बनाई जानी है। तो उसे देखते हुए कई अहम जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है और यही कारण है कि आज सीएम ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन कौन से मंत्री शामिल रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, कौन कौन से मंत्री इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं? जागृति, लगातार जो हमारे पास जानकारी है कि सभी मंत्रियों के आने का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री हैं, वो भी कुछ ही समय पहले उन्होंने अभी पहुंचे ही हैं और दुष्यंत चौटाला से लेकर के अनिल विज और लगातार सभी, चाहे हम परिवहन मंत्री की बात करें, हर एक मंत्री के आ जाने के जो आसार हैं, क्योंकि कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा कैबिनेट का जो नहीं आएगा। तो सभी मंत्री जो है वो पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं और कुछ ही समय के बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। जी स्वर्णजीत, और ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाल ही में खबर आई थी कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया था, तो वो भी क्या इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस जरिए वो जो है कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग में जो है जुड़ेंगे? देखिए, ये भी जागृति, देखिए अनिल विज यही इसी बात के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार, चाहे उनका विधानसभा क्षेत्र हो चाहे हरियाणा हो, जब से वो गृह मंत्री बने हैं, चाहे अलग अलग जिलों का दौरा करना हो, पहले भी तो उपचार के लिए पीजीआई में भी वो भर्ती हुए थे, तो लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी वो उपस्थिति दर्ज करवाते रहते थे। अगर आज फिजिकल प्रेजेंस नहीं होंगे तो वो कैबिनेट मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास जानकारी है कि अनिल विज यहाँ पहुंच सकते हैं जाकर। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, जिस तरीके से हमने निकाय चुनाव में देखा, बीजेपी और गठबंधन की जो सरकार है उन्होंने अच्छी जीत जो है दर्ज करी। अब जिस तरीके से पहले से ही कहा जा रहा था कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये एक तरीके से सेमीफाइनल है, निकाय चुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल बताया जा रहा था, तो अब देखने वाली बात ये भी होगी कि 2024 विधानसभा चुनाव में क्या दोबारा गठबंधन पे ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा या इस बार जो है बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव में उतरती है? देखिए जागृति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आपने किया है, क्योंकि अभी गठबंधन जो है हरियाणा में है
जो प्रत्याशी है मिलकर के उतारे थे। चाहे 4 से 5 प्रत्याशी ही जेजेपी ने उतारे हुए, लेकिन मिलकर के चुनाव लड़ा। लेकिन अभी ये कहना बहुत कठिन होगा कि 2024 में स्थिति क्या होगी। लेकिन हाँ, अभी गठबंधन की सरकार है तो अभी बैठकें भी उसी होंगी, क्योंकि मैसेज ये ना चला जाए कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई फर्क नजर आ रहा है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि 2024 विधानसभा चुनाव क्या जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो मैं ये कहूंगा आत्मविश्वास है वो हिलोरे मार रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में लगातार और सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक विधायक और हर एक नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीत की बात कर रहा है। और यहाँ तक भी अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि सभी लोकसभा सीटें जो है हरियाणा की और विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत 2024 में मिलेगा। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, जिस तरीके से हमने देखा राज्यसभा चुनाव में भी जो है अच्छी जीत बीजेपी ने दर्ज करी थी, उसके बाद जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार थे कार्तिकेय शर्मा को जो समर्थन दिया गया। निकाय चुनाव में बीजेपी और गठबंधन ने अच्छी जीत हासिल करी और अब कहीं ना कहीं जो है सरपंच और पंचायती चुनाव जो होने उस पर अब जो है सरकार अब नजर लगाए बैठी और कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी ये बैठक क्या अहम मानी जा रही है। बिल्कुल जागृति, इस बैठक में इन चुनावों के बारे में भी चर्चा हो सकती है और रूपरेखा तैयार हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहले ये कहा जाता था कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है और गांव में जो है वो पकड़ जेजेपी की है। लेकिन जिस हिसाब से निकाय के पार्षद के नतीजे सामने आए हैं तो बहुत अधिकांश, अगर मैं वोट प्रतिशत की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को गांव से भी वोट प्रतिशत उनका बढ़ा है। और इस समय जो सरपंच और पंच के चुनाव होने हैं तो उसे देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम, ज्यादातर, अधिकांश जो है सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारने वाली है। और इस पर भी जनता पार्टी के साथ आपसी सहमति बनाकर ही ये उतारेंगे अपने प्रत्याशी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा होने वाले हैं जागृति, और इसी आज इस बैठक में ये मुद्दा भी चर्चा का विषय रहेगा। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव में भी हमने देखा, हालांकि गठबंधन सरकार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी इस बार निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा और ऐसे में सरपंच और पंचायती के चुनाव में भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हर खबर का भी कार्यक्रम छोटी सरकार के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को कोने कोने में जाकर के मतदाताओं के मन की बात हम निकाल कर लाए थे, और वहां पर भी उन्होंने यही कहा था। देखिए, कांग्रेस को नकार चुके हैं लोग, ऐसा साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि केवल बहुत ही कुछ ही गिनती के जो पार्षद हैं वो जीते और कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह भी नहीं दिया। और मनोहर लाल खट्टर ने तो जीत के बाद यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने तो बीच मझधार में ही अपने हथियार डाल दिए थे कांग्रेस में। और यही कारण है कि जो आजाद प्रत्याशी थे उन्हें कहीं ना कहीं, देखिए, जो पार्षद का चुनाव रहता है या सरपंच का चुनाव रहता है, पंच का चुनाव रहता है, अधिकांश ये देखा जाता है कि वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर चुनाव लड़ा जाता है। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इससे भी क्योंकि आने वाले 2024 में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे ग्राउंड लेवल पर जाकर के, और यही कारण है बार बार मनोहर लाल खट्टर पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, क्योंकि पहले बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता रहते थे उनकी पीठ थपथपाई जाती थी, और सबसे पन्ना प्रमुख एक लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है। और इस समय पन्ना प्रमुख को लेकर तो इस समय एक माइक्रो तरीके से जागृति जो है भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को माइक्रो तरीके से मैनेज कर रही है। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और आखिरी में ये भी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कितनी देर में जो है ये मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो सकती है? देखिए जागृति, कुछ ही समय अभी शेष रह गया है। यहाँ तक कि 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम जो है 30 मिनट के भीतर ये बैठक प्रारंभ हो जाएगी, और हम अपने दर्शकों को बहुत जल्द बताएंगे कि इस बैठक का मेन औचित्य क्या है और बैठक में क्या चर्चा होती है और क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपसे पल पल के अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश में एक दिन में 17,073 कोरोना के नए मामले सामने आए और कोरोना के चलते 31 लोगों की मौत हो गई। तो वही 15,208 लोगों ने कोरोना को मात दी है, और जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.57% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 94,420 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में
कोरोना से 5,25,020 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में 17,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना ने जो एक बार फिर से प्रदेश में भी रफ्तार पकड़ी है और देश में भी जो है कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। 24 घंटे में 21 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है, जबकि आपको बता दें कि 17,000 से ज्यादा कोरोना के केस जो है वो बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 540 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई और 576 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.65% पहुंच गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 349 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 86 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 3 और पंचकुला में 27 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वहीं रोहतक में भी 16 तो झज्जर में 4 संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3,066 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,622 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में भी कोरोना के मामले जो हैं वो रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 540 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि आपको बता दें कि 576 लोगों ने कोरोना को मात दी है। खबर चरखी दादरी से है, जहां आगामी 8 जुलाई को नई अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और विधायक रैली को संबोधित करेंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि दादरी में 8 जुलाई को होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। वहीं रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल दादरी जिले को करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही जिले के लिए नई घोषणाएं करेंगे। इस बीच सुखविंदर सिंह मांझी ने अपील करते हुए कहा कि 8 जुलाई को होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तारीख को जैसा प्रधान सोमवीर सांगवान जी जो हमारे माननीय विधायक हैं चरखी दादरी से, इन्होंने पूरी बात बताई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश मनोहर लाल जी चरखी दादरी पहुंचेंगे और इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। चरखी दादरी और बारडा ये 2 विधानसभाओं का ये जिला है। बेशक से हमारा जिला छोटा हो, लेकिन अन्य जिलों के तुलना अगर आप करके देखेंगे तो इस रैली को अन्य जिलों के मुकाबले जो रैलियां हुई हैं उनसे बेहतर रैली, उनसे ज़्यादा बड़ी रैली ये साबित होगी। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी चरखी दादरी जिले में आए हैं, ऐसे 8 तारीख को सुबह 10 बजे दादरी की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। उसमें माननीय मनोहर लाल जी मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस रैली के संयोजक हम तीनों विधायक सुखविंदर मांझी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहन बबीता फोगाट और मैं खुद तीनों इस रैली के संयोजक हैं। करनाल के मधुबन में नशा मुक्त हरियाणा मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वही सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया और हरियाणवी गीत मारा हरियाणा नशे से बचा के रखियो का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। नशे को रोकने के लिए हर तरीके से काम करने को तैयार है। इतना ही नहीं, नशे को रोकने के लिए एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा। और इस मौके पर ऑनलाइन माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए,
कोई कमी नहीं है उस विल पावर में, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं, इस अपराध को रोकने के लिए किसी सीमा तक। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा गुरुग्राम में अभिनंदन समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की जीत होती, क्योंकि लोग वोटिंग के दौरान कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, हाथ का निशान ढूंढते रहे, लेकिन लोगों को नहीं मिला। यही कारण रहा कि कांग्रेस को हार मिली। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के नियमों के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर हाईकमान ने उनके खिलाफ फैसला लिया। जब हमारा सिंबल ही नहीं था और लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ के निशान ढूंढते रह गए। दूसरी बात, हमारा वर्कर भी मिलकर काम करता है, अभी बिखराव आ जाता है। कहीं ना कहीं जगह जगह कह दिया गया चलो ये कांग्रेस समर्थित है, किसी का व्यक्तिगत समर्थित तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो वहाँ पर कहीं सिंबल नजर नहीं आया। तो किसी ने कोई बात की बिखराव आया, इससे पार्टी को मजबूती मैं समझती हूँ नहीं मिली। जब मैं अध्यक्ष थी उस समय हमने फैसला लिया था, मीटिंग में फैसला हुआ था और हमारी हाईकमान भी चाहती थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो भी फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला था, हम सबको मान्य हुआ, उसमें कोई बात। सोनीपत में वारदातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। मामला जिले के मॉडल टाउन के नजदीक जैश पार्क क्षेत्र का है, जहां युवक चेन स्नैचिंग, पर्स और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जिससे परेशान स्थानीय लोगों ने घेराबंदी करके युवक को काबू कर लिया, लेकिन युवक उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। इस गफलत में युवक अपनी स्कूटी मौके पर ही छोड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू की। वही इस दौरान स्कूटी वापस लेने पहुंचे युवक को एक पीड़ित महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, फोटो में तो वही है ये। हाँ। उसी की ये फोटो। क्या वारदात हुई थी आपके साथ, कब हुई थी? 22 तारीख को शाम 7:30 बजे हम सड़क पे जा रहे थे, तो हमारे यहाँ से पर्स छीन के भाग गया स्कूटी पे। पर्स में क्या क्या था? 5000 कैश था और मोबाइल था। तो ये पकड़ा गया। ये इस प्रकार की वारदात पहले भी की इन्होंने? कल भी सुना, कल भी करी है, परसों भी करी है। 8 बजे कल 8 बजे 8 बजे 7:58 पे ऐसे था। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो कच्चे क्वार्टर से घर को आ रही थी। तो क्या आपके पास क्या क्या छीन के भाग गया था ये? मेरे पास मोबाइल था और पर्स था और प्रसाद लेके 2 लड्डू थे उसमें, आरके वाले के प्रसाद लाई। लड़का स्कूटी के ऊपर आता है और लोगों के हाथ में जो पर्स है, मोबाइल है, ये चैन है, जो भी उसके हाथ में दिखता है, ये लगातार 3-4 दिन से ये वारदात कर रहा था। और कल की वारदात में जिनके पैसे भी गए हैं, अभी आ रहे हैं, वो भी आपको मिलवा देते हैं। उनके पैसे निकले हैं, मोबाइल है और उनका सामान भी इन्होंने। पीछे शिकायत मिली, बता रहे थे 22 तारीख को कोई वारदात हुई थी, भाई किसी का पर्स छीन लिया, तो उन्होंने उस शक में इसको पकड़े। से वेरीफाई की जा रही है, जिसका नाम रोहित वर्मा बता रहे हैं। रोहित वर्मा सन्नो प्रेमचंद, सरस्वती। नारनौल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के गांव ठाणी बठोडा का बताया जा रहा है, जहां लोगों ने देर रात पेट्रोल डालकर शराब के ठेके में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ने देर रात में शराब देने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए युवकों ने शराब के ठेके में आग लगा दी। तो वहीं आग की लपटों में सेल्समैन बुरी तरह झुलस गया। इतना ही नहीं, आग में नकदी समेत हजारों रुपए की शराब जल गई। ग्रामीणों ने ठेके का दरवाजा तोड़कर सेल्समैन को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और साथ ही अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। तो ये पूरा मामला नारनौल का बताया जा रहा है, जहां पर युवकों ने गुस्से में आकर शराब के ठेके में आग लगा दी। तो वहीं शराब के ठेके में मौजूद सेल्समैन बुरी तरह से झुलस गया। आपको बता दें कि सेल्समैन ने देर रात को शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया।
होटल में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला जिले के गांव फुलवाना का है, जहां खेत में काम करने गए चाचा भतीजे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोगों की माने तो कुएं में जहरीली गैस की वजह से दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये जो सतपाल और हसन जी ये खेतों पे वहाँ काम कर रहे थे तो अचानक उसमें कुएं में इनका गिर गए। वहाँ पे जोगिंदर ये वहीं पे पड़ोस में काम कर रहे थे इन्हीं के साथ में, और इन्होंने जैसे देखा कि आवाज़ सुनाई दी तो इन्होंने शोर शराबा मचाया। आस पड़ोसी के खेत, हम पड़ोसी हैं, हम भी वहाँ पहुँचे और आस पड़ोस के वहाँ लोग आए तो उन्होंने उन्हें उसमें से निकाला कुएं में। ये हरकिशन और सतपाल दोनों चाचा भतीजे खेत पे कार्य कर रहे थे, कृषि कार्य। तो वहाँ जो है हरकिशन कुएं में गिर गया। उसको बचाने के लिए सतपाल ऊपर से कुएं में कूद गया और फिर ये दोनों ऊपर नहीं आए और पानी में डूबने से इनकी जो है मौत हो गई। क्या मानते हैं कि कुएं में कोई गैस बनी हुई थी? हाँ, संभव है कि उसमें गैस थी। जहरीली गैस के कारण दोनों चाचा भतीजे थे, खास थे जी। हाँ, खास भतीजा। पानीपत के जिमखाना क्लब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक 17 साल का अमन पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में रहता था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जिमखाना क्लब में नहाने गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पानीपत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से एक 17 साल के युवक की मौत हो गई और जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर कार्रवाई शुरू कर दी। बादली में सीएम फ्लाइंग और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध तरीके से ले जा रहे यूरिया खाद से भरे टेम्पो को पकड़ लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि सूचना के आधार पर दुल्हेड़ा गांव के पास टीम ने चेकिंग शुरू की और इस दौरान टेम्पो चालक से यूरिया खाद भी बरामद की, तो वहीं जिससे ये साबित हो गया कि यूरिया खाद अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। वहीं पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में यूरिया खाद लेकर जा रहा था और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल शाम को करीब 5 बजे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई जिसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और थाना बादली की टीम ने एक ज्वाइंट रेड की। साथ में कृषि विभाग के इंस्पेक्टर भी दिए गए और उस सूचना के आधार पर इन्होंने दुल्हेड़ा के पास में एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी के अंदर 250 कट्टे यूरिया खाद के भरे हुए थे। जो ड्राइवर से इसके बारे में बिल, पर्ची, लाइसेंस वगैरह मांगा गया तो कुछ नहीं दे पाया। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।